स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने केमिकल इक्वेशन को राइट करने के कुछ स्टेप्स सीखे थे, ठीक है। तो और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। ये दो चीज़ें हमने कल सीखी थी। फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन को राइट करने के स्टेप्स, और सेकंड, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो एक बार हम आगे बढ़ने से पहले उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन को राइट करने के जो स्टेप्स थे उनमें से मैंने फर्स्ट बताया था कि रिएक्टेंट्स को कहाँ लिख दिया जाता है, लेफ्ट साइड में। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स को लिख दिया जाता है राइट साइड में। प्रोडक्ट्स को कहाँ लिख दिया जाता है, राइट साइड में। तो फर्स्ट जो रूल बताया था वो ये था, रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट्स को कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड में। नंबर सेकंड जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था कि आपको मार्क क्या करना है, प्लस। क्या मार्क करना है, प्लस, बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मार्क कर देना है कौन सा साइन, प्लस का साइन। कौन के बीच में, यदि रिएक्शन के बीच में टू रिएक्टेंट्स हो या दो से ज़्यादा हो, या फिर प्रोडक्ट भी टू या टू से मोर हो, तो उनके बीच में कौन सा साइन यूज किया जाता है, प्लस का। नंबर थर्ड बताया था मैंने आपको, मार्क एल। क्या मार्क कर देना है, एल, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एक साइड में रिएक्टेंट है, एक साइड में प्रोडक्ट है, और उन दोनों के बीच में क्या मार्क कर दोगे, एरो, जो कि किस चीज को शो करता है, रिएक्शन को। नंबर फोर्थ बताया था, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। इससे आप स्ट्रेट शो कर सकते हो। और नंबर जो फिफ्थ पॉइंट था वो था बैलेंसिंग। नंबर फिफ्थ पॉइंट कौन सा था, बैलेंसिंग, ठीक है। तो एक बार दोबारा वंस अगेन, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट्स को राइट साइड में, मार्क प्लस करना है जब टू और मोर रिएक्टेंट्स हो या टू और मोर प्रोडक्ट्स हो। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या यूज करना है, एरो का। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट में क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, जो हमने कल सीखा था। तो मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बैलेंस करने के लिए। उन क्वेश्चनों को हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे आप अपने आंसर को चेक भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, मैंने होमवर्क के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया था वो आपको ये दिया था, H2 प्लस O2 एरो H2O। क्या दिया था, H2 प्लस O2 एरो H2O। तो यहाँ से देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है H2 प्लस O2 एरो H2O। तो अब हम बेसिकली उन पॉइंट्स को डिटेल में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। पहले हाइड्रोजन देखते हैं, लेफ्ट साइड में 2, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी दोनों साइड में कैसी है, इक्वल है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो स्टूडेंट कौन सी साइड में कम हुआ ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, ठीक है। यहाँ है 1, यहाँ है 2। तो इस ऑक्सीजन को 2 में चेंज करने के लिए केवल मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। और 2 को यहाँ लिख नहीं सकते, कहाँ लिखेंगे, स्टार्ट में। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 2। अब अगेन चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2, और यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 नहीं रहे, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 4। तो हमें इस 2 को किस में चेंज करना है, 4 में। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हो गए हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 2 और ऑक्सीजन इधर भी कितने हैं, 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अब ये बैलेंस हो चुका है। नंबर सेकंड में देखते हैं हम, यहाँ पर सोडियम के एटम्स कितने हैं, 1।
जबकि क्लोरीन के एटम्स, यहाँ पे सोडियम के एटम 1 दोनों साइड में इक्वल है, लेकिन यहाँ क्लोरीन का एटम कितने हैं 2 और यहाँ क्लोरीन के एटम कितना है 1, तो यहाँ पे क्लोरीन अलग अलग है। तो हमें सेम करने के लिए इस क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो इस क्लोरीन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब अगेन चेक कर लेते हैं, यहाँ सोडियम 1 यहाँ सोडियम 2, तो सोडियम अलग अलग हो गए और सोडियम को सेम कर दो, तो इस सोडियम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। अब देखना इक्वल हो चुके हैं, यहाँ भी 2 सोडियम है, यहाँ भी सोडियम के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स है, यहाँ भी क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं C पर, C यहाँ भी 1 है और C राइट में भी 1 है, इक्वल है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितने हैं 4, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं ओनली 2, तो हमें इस हाइड्रोजन जो 2 है उसको किस में बदलना है 4 में, और 2 को 4 में बदलने के लिए 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखना हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4, कार्बन 1 कार्बन 1। अब यहाँ पे लास्ट बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 2, जबकि आप राइट साइड में जाते हो तो देखना 2 एटम्स तो ये रहे और 2 एटम्स ही यहाँ है, क्योंकि ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 2 + 2 कितने हो गए 4। राइट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स है 4 और जबकि लेफ्ट साइड में कितने हैं 2, तो हमें इस ऑक्सीजन के एटम्स को कितने में चेंज करना है 4 में, तो उसके लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट अगले में देखते हैं के, पोटेशियम 1 एटम, यहाँ भी पोटेशियम का 1 एटम है, इक्वल है। अब आ जाते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन यहाँ पे 1 यहाँ भी 1 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम ऑक्सीजन 2 और यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे मैथ की इक्वेशन बन जाती है ऑक्सीजन 2 = ऑक्सीजन 3, और हमें इन दोनों को कैसा करना है सेम, तो सेम करने के लिए आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इस 2 को 3 से कर देंगे और इस 3 को किससे कर देंगे 2 से, तो कितने हो गए देखना स्टूडेंट्स, दोनों साइड इक्वल हुए नहीं हुए, हो गए ना। तो यानी लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से और राइट साइड को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से ऑक्सीजन को, और राइट साइड में ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ऑक्सीजन के नीचे तो लिख नहीं सकते, ये सारे वर्ड एक साथ है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आपने देखा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन कितने हो गए दोनों 2, जबकि इधर कितने हैं 1, तो इसीलिए इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब ये बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे Fe कितना है 1, यहाँ भी Fe कितना है 1, दोनों साइड में बैलेंस है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ देखो आप कितने हैं 3 और क्लोरीन यहाँ भी कितने हैं 3, क्योंकि 2 और 1, 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है तो राइट साइड में दोनों, तो इसीलिए 2 और 1 3 और यहाँ भी कितने हैं 3, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब लास्ट कौन बचता है आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप देख रहे हो इधर है 2 और इधर है 1, तो हमें इस 1 को किसमें बदलना है 2 में, तो कैसे करेंगे, इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो चुके हैं आपके पास 4, कितने हो चुके हैं 4, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अब आप देखोगे Cl यहाँ कितने हो गए, एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, Fe यहाँ कितने हैं 1, Fe इधर भी कितने हैं 1, क्लोरीन इधर कितने हैं 3, लेकिन अब देखो आप क्लोरीन इधर कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 4, क्योंकि 2 और 2 4, और हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। अब मुझे आप ये बताओ 3 = 2 + 2, अब आपको इनको क्या करना है बैलेंस करना है, तो कैसे करोगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करोगे आप इसको बैलेंस, अब आप मुझे बताइए। तो देखिएगा अगर मान लो इस Fe के आगे 2 लगा दिया जाए तो यहाँ पे Fe कितने हो चुके हैं 2, और अगर इधर भी 2 लगा दिया जाए, क्योंकि दोनों साइड Fe को इक्वल करना पड़ेगा, Fe यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है,
अब आप एक बार चेक कीजिएगा, Cl कितने हो गए यहाँ 6, अब यहाँ पे Cl 2 2 जो 4 एंड 2 तो हुए नहीं हुए इक्वल। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया, क्योंकि जब हमने देखा तो यहाँ से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और Cl इधर भी Fe के पास था, इधर भी Fe के पास। तो हमने क्या किया, पॉइंट लेके देखा, Fe के आगे क्या लगा दिया 2, और अगर इधर लगा रहे तो इधर भी हमने Fe के आगे क्या लगा दिया 2, क्योंकि दोनों साइड क्या होने चाहिए इक्वल, तो इसीलिए हमने इक्वल लगा के ये किया। ठीक है, तो इससे हमने देखा क्लोरीन दोनों साइड क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। तो नंबर 5 जो पॉइंट था हमारा कि इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस। तो इस तरीके से इक्वेशनों को क्या करनी है, बैलेंस। अब आता है नंबर 6 पॉइंट, इक्वेशंस को राइट करने के स्टेप्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट कौन सा आता है, 7 भी है। तो 6 में क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द रिवर्सिबिलिटी we use between reactants and products। तो नेक्स्ट जो स्टेप है 6 नंबर, उसमें क्या है, अगर मान लो कोई रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब जैसे रिवर्सिबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस चीज से हमने कोई चीज बनाई थी वो वापस गेट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स। तो अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है तो उसको हमें पता कैसे लगेगा, उसको शो कराने के लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये वाला मार्क यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल देखें तो N2 प्लस H2 एरो NH3, और मैंने आपको इसे बैलेंस करना सिखा चुका हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, तो इसे 6 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल। यानी इन दोनों से आप ये गेट कर सकते हो और इससे आप ये दोनों गेट कर सकते हो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है Na प्लस Cl2, ये भी इसी तरीके का एग्जांपल है NaCl। तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो सोडियम तो इक्वल है लेकिन क्लोरीन कितने अलग अलग, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब सोडियम अलग अलग हो गए तो यहाँ भी 2 से। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन है कैसी है, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल को शो करने के लिए कौन सा साइन यूज किया जाता है, ये वाला डबल एरो। ठीक है, नंबर 7 टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर रिटर्न above the arrow। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आपका कि अगर मान लो किसी इक्वेशन में टेम्परेचर हो या प्रेशर हो या कैटलिस्ट यूज किया गया हो तो उनको कहाँ लिखा जाता है, अबव द एरो। कहाँ लिखा जाता है, अबव द एरो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराने पर और कैटलिस्ट यूज किया जाता है इसमें निकल, तो ये क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी। क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी। तो ये केमिकल इक्वेशन है हमारी, जिसमें यहाँ पे NI एरो के अबव लिखा हुआ है और ये क्या होता है, कैटलिस्ट।
तो कैटलिस्ट क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट सब्सटेंस होते हैं जो इक्वेशंस की स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखना यहाँ पे Ni कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। नंबर 6 पॉइंट को दोबारा देखते हैं। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो उसको शो करने के लिए हमें डबल एरो का मार्क लगाना पड़ता है। टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट को आप किससे शो करोगे, कहाँ पे लिखोगे उसको, एरो के अबव में। तो ये 7 पॉइंट्स है जो केमिकल इक्वेशन में यूज किए जाते हैं लिखने के टाइम, ठीक है। तो आप इनको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस के बेनिफिट्स क्या है या उनसे हमें क्या पता लगता है, और फिर उसकी लिमिटेशंस। तो आप इनको लिख लो पहले। यस, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके लक्षण, गुण या विशेषता या प्रॉपर्टी, कि हमें केमिकल इक्वेशन से किस चीज़ के बारे में पता लगता है, ये हमें बताना है। तो आपने देखा था केमिकल इक्वेशन से किस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखे होते हैं, रिएक्टेंट्स, राइट साइड में क्या लिखे होते हैं, प्रोडक्ट। तो दोनों के बारे में पता लग जाएगा। अगर मान लो कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो उसका पता हम कौन से एरो से लगा सकते हैं, डबल एरो से। इस चीज़ से पता लगा सकते हैं डबल एरो से। और सब्सटेंस की स्टेट का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में क्या लिखा होता है, SLG। S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड और G मीन्स गैस। तो ये चीजें हम केमिकल इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो नंबर फर्स्ट, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन of reactants and products। हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है या किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। और रिएक्टेंट कहाँ लिखे जाते हैं, आपको पहले ही पता है, लेफ्ट साइड में। प्रोडक्ट कहाँ लिखे जाते हैं, राइट साइड में। सेकेंड जो पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो स्टेट शो करने के लिए SLG लिखा जाता है। तो उससे हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट का पता लगा सकते हैं। वी कैन गेट द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। हमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के बारे में पता लग जाता है। नंबर थर्ड, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 एरो Ni, और यहाँ पे लिखा था मैंने वेजिटेबल घी। तो देखो हमें कैसे पता लगता है, यहाँ पे ऑयल कैसा होता है, लिक्विड। हाइड्रोजन क्या है, गैस। निकल क्या है, सॉलिड। और घी क्या है, सॉलिड। तो हमें स्टेट के बारे में पता लग रहा है कि वेजिटेबल ऑयल कैसा है, लिक्विड है।
हाइड्रोजन क्या है, गैस है, निकल क्या है, सॉलिड है, वेजिटेबल घी क्या है, सॉलिड। तो इस तरीके से हम फिजिकल स्टेट फाइंड कर सकते हैं किसकी, सब्सटेंस की। नंबर थर्ड, वी कैन नो अबाउट द रिवर्सिबिलिटी। और किस चीज के बारे में पता लग सकता है हमें, रिवर्सिबिलिटी के बारे में। कौन से मार्क से, फ्रॉम इस वाले मार्क से। अगर वो रिवर्सिबल इक्वेशन है तो रिवर्सिबिलिटी का पता हमें इस इक्वेशन से लग जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, N2 प्लस 3H2 डबल एरो 2NH3, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो इससे हमें किस चीज के बारे में पता लग रहा है, रिवर्सिबिलिटी के बारे में पता लग रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल इक्वेशंस की, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, उसके बाद फिजिकल स्टेट फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी का पता लगा सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, केमिकल इक्वेशंस की। तो आप लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस, यानी कुछ ऐसा भी होता है जिससे हम केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते, तो वो होती है लिमिटेशंस। तो वो दो लिमिटेशन होती है। कभी भी आपने ये देखा होगा, आपसे कोई इक्वेशन ये कहती है कि मैं कंप्लीट हूँ, हमें पता लग सकता है कि वो कंप्लीट है या नहीं है, नहीं। तो हमें नहीं पता कि इक्वेशन वो कंप्लीट हुई या रिएक्शन हुई या नहीं हुई, तो कभी भी ये कंप्लीट का कोई भी पॉइंट नहीं देती या कोई भी इशारा नहीं देती। तो पहला तो ये है। उसके बाद है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, वो किस तरीके से घुले हुए हैं, इसके बारे में भी हमें पता नहीं लगता। तो यहाँ पे दो लिमिटेशंस होती हैं, वी कांट नो, हम पता नहीं लगा सकते अबाउट द completion of a reaction। हम रिएक्शन के कंप्लीट होने के बारे में पता नहीं लगा सकते। सेकंड है, we can't know about the concentration of reactants and products। तो ये दो लिमिटेशन होती है केमिकल इक्वेशन की। एक तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बारे में पता नहीं लगा सकता, और दूसरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता नहीं लग सकता। तो आप इन्हें लिख लीजिए। तो ये थी केमिकल इक्वेशन जिसको हमने बैलेंस करना सीखा, राइट करने के स्टेप सीखे। अब हमारा बहुत ही मोस्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, और वो है टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है आपका, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखिएगा टाइप्स, आज हम ओनली 2 टाइप्स पढ़ेंगे इसकी, हालांकि बहुत टाइप्स होते हैं लेकिन आज हम ओनली 2 टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी डिटेल में हम इसके बारे में कल देखेंगे। तो देखो टाइप्स, 2 रिएक्शन हम आज देखेंगे, जिनमें से फर्स्ट नंबर है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड है डीकंपोजिशन, सेकंड कौन सी है, डीकंपोजिशन, और इसका भी दूसरा नाम है डिसएसोसिएशन, इसका दूसरा नाम क्या है, डिसएसोसिएशन। तो इन दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस क्या है, देखो एडिशन या कंबाइन करना, कंबाइन करने के लिए, एडिशन करने के लिए मिनिमम कितने सब्सटेंस की जरूरत होती है, 2 सब्सटेंस की, अकेले सब्सटेंस को आप ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन में हमें कितने रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2 की। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट इसमें होते हैं 2 और मोर, कितने होते हैं इसमें, 2 और मोर, जबकि इसमें रिएक्टेंट कितना होता है, ओनली 1। और जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें होता है ओनली 1 और इसमें होता है 2 और मोर, इसमें होता है 2 और मोर। तो बेसिक सी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, दोनों में डिफरेंस अगर लिखे तो इसमें रिएक्टेंट होते हैं 2 और मोर, जबकि इसमें होता है 1, इसमें प्रोडक्ट होता है 1 और इसमें होते हैं 2 और मोर। यानी कहने का मतलब इन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसों को ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, जबकि इसमें एक रिएक्टेंट के डिसोसिएट कर दिया जाता है, यानी उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, बिखेर दिया जाता है, कितने प्रोडक्ट में, 2 और मोर। तो इस तरीके से दोनों रिएक्शन हैं। इन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो C+O2 एरो CO2, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट कितना है 1, प्रोडक्ट कितना है 1 और रिएक्टेंट कितने हैं 2। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, एडिशन, 2 रिएक्टेंट को क्या किया गया, ऐड किया गया, प्रोडक्ट कितना बना है A, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल लें तो NaCl एरो Na+Cl2, इसे बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। अब आपने यहाँ देखा यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं 1, जबकि प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो इसीलिए कौन सी रिएक्शन हो गई, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। रिएक्टेंट कितने हैं 1 जबकि प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो इसीलिए इसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डीकंपोजिशन। तो दोबारा देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट 2 और मोर हो, प्रोडक्ट 1 हो, और डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन जिसमें रिएक्टेंट 1 हो और प्रोडक्ट कितने हो 2 और मोर। तो ये दोनों टाइप्स हैं, एडिशन या कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन। बाकी इनके बारे में डिटेल से और कल देखेंगे और बाकी के टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, उसे आप सेंड कीजिएगा मेरे नंबर पे ग्रुप में, ठीक है। गुड बाय।